जून 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग के आसपास हुआ था, जहाँ पे 400 से ऊपर चाइनीज आए थे. वी हैड अ फेस ऑफ विद देम. यस, पे जो फ्रीक्वेंट सिनारियो होते थे दैट वाज समथिंग अकिन टू व्हाट हैपेंड इन गलवान वैली. वो ऑलरेडी पूरा अरुणाचल अपने आप में क्लेम करते हैं. वो पूरे अरुणाचल को तो एक साथ नहीं ले सकते, बट इंच बाय इंच, स्लोली बाय स्लोली, दैट इज देयर ब्रॉड ऑब्जेक्टिव. द फाइट इज अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द LAC. तो वी स्टिक टू जो हमारा परसेप्शन है ऑफ द LAC. हमारा कॉर्डर्स वेरी क्लियर थे, हमारे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बहुत क्लियर होते हैं, एंड द इंडियन आर्मी अबाइड्स बाय इट. We suddenly got an input that there is some movements that we are seeing onto the other side. There are two people trying to sneak in. Our teams went into action. We maintained constant surveillance. Our teams intercepted. It was a night-long operation. We were able to slain that particular. He was from Hizbul Mujahideen. So don't you miss that excitement of army life? Yes, I do. That adrenaline rush जो आपको वहाँ मिलता था, वो नहीं मिल सकता. And that affection and the bonhomie and the camaraderie of the troops, of the men that I have served with, that cannot be replicated anywhere. हे विवेन, आप इन्फेंट्री में थे, आर्मी में, है ना? Yes. तो इन्फेंट्री की लाइफ एकदम, मतलब जब यूनिट में जाते भी हो तो सीधे आई बिलीव ऑफिसर्स मेस में नहीं रहते हो, अलग तरीके से आप लोग का रहना होता है शुरू के कुछ दिन. कुछ उसके बारे में बताइए. Sure. As first of all, thank you for inviting me over your podcast, ma'am. And as you right, आपने जैसे बताया, ये सही है. ये एक जो ट्रेडिशन है कि एक ऑफिसर जब फर्स्ट यूनिट में रिपोर्ट करता है आफ्टर हिज ट्रेनिंग, उसको अपने जवानों के साथ लाइंस में, OR लाइंस जो हम कहते हैं, वहाँ पे एक स्टिपुलेटेड नंबर ऑफ डेज, एटलीस्ट फॉर 5 week स्पैन, एक्सटेंडिंग अप टू द ट्रेडिशन ऑफ द यूनिट, रहना पड़ता है. तो ये कॉम्बैट आर्म्स जो भी इन्फेंट्री, आर्मर्ड एंड आर्टिलरी, यहाँ पे ये एक मैंडेटरी चीज़ है. सो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ. October 2013, समवेयर अराउंड दैट टाइम जब मैंने अपने यूनिट में रिपोर्ट किया, तो बड़े अच्छे से स्वागत किया मेरे को ये करा के, एंड छोटा मोटा जो प्रैंक करते हैं हर यूनिट में होता है, उस सब के बाद मैं लाइंस में रहा. एंड मेरा लाइन अटैचमेंट मेरे लिए काफ़ी मेमोरेबल है. जब दैट इज़ वेयर जहाँ आपको बेसिक्स मालूम चलती है फौज का, आप एक देयर कैन नॉट बी अ डिस्कनेक्ट बिटवीन जो आपका जो फ्रॉम द बेस लेवल एंड अप टिल द हायरार्की. बाद में आप ऑफिसर लेवल पे रहते हो, आप बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स करते हैं. सो आपको जब तक ग्राउंड रियलिटी पता नहीं होगी, तब तक आप देयर वुड ऑब्वियसली बी डिस्कनेक्ट, एंड देयर वुड बी सर्टेन रिजेंटमेंट्स जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड होते रहेंगे, एंड ये आपके ऑपरेशंस में रिफ्लेक्ट करेगा. अच्छा, मतलब कैसे आप थोड़ा एग्जांपल बताएंगे? मतलब आप लाइंस में रहते हो इसलिए ताकि आपकी सोल्जर के साथ मतलब बन सके, या yes. उनको आप समझ सके. यस. इट इज फर्स्ट हर एक बेसिक सोल्जर से लेके लाइन अटैचमेंट, इट इज इन अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव मैनर. आप एक जाते हैं, आपको एक बडी एलोकेट होता है. बडी का एक मिसनोमर ये है कि वो एक आपकी सेवादारी, आपका ये सब पूरा करना. नो, बडी इज ही इज योर बडी इन कॉम्बैट. ही इज योर कॉम्बैट, ही इज अ ट्रेन कॉम्बैटेंट. वो आपको बताता है कि एक जवान की, जो एक सिपाही होता है, उसकी एक नॉर्मल क्या ड्यूटी रहती है, एक रूटीन क्या रहता है सुबह उठने से लेके, अगर उसके सुबह को मॉर्निंग की PT में आना है तो उसको क्या रूटीन फॉलो करना है. तो दैट इज बैक ट्रेस्ड. हाउ इट affects or replicates into his daily operations. Slowly up the ladder, एक लांस नायक, एक नायक, एक अपना जो कंपनी का क्वार्टर मास्टर है, अपना कंपनी का CHM है, जो एक क्लर्क है, एक JCO, जो कंपनी JCO जो होता है, तो उनकी एक ड्यूटीज़ आपको अपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझनी पड़ती है, आपने वो ड्यूटीज़ करनी पड़ती है. दैट इज द हाउ अ स्ट्रक्चर्ड लाइन अटैचमेंट, एज वी से, योर ड्यूरेशन इन द लाइन्स इज सपोज टू टीच यू.
आपका एक्सपीरियंस और ज़्यादा अच्छा होता है अगर ये आप एक ऑपरेशनल एरिया में करते हैं। तो यू आर पार्ट ऑफ देम, यू बी विद देम, यू वॉक देयर टॉक, एंड आप जो एक रूटीन ऑपरेशन में एक जवान का जहाँ एक वो रिक्वायरमेंट या रोल होता है, आप उसको फुलफिल करते हैं। दैट इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड विथ हिज पर्सपेक्टिव, एंड यू आर एबल टू when the time comes, you are able to direct him and give him the right orders, what is right and suitable for the right person. So that is the sole purpose of it, and also to understand the culture and ethos of your unit. So lot of it's like the infantry, ये caste and region based है। जैसे since I was from the Madras regiment, the troop composition जो mainly हमारे southern India में से था, तो ये लोग उनका खान पान कैसा है, उनका रहन सहन कैसा है, उनकी बोलचाल कैसी है, आपको वो अंडरस्टैंड करने में, आपको एक कनेक्ट एस्टैब्लिश करने में आपको काफ़ी मदद करता है। सो मैं अभी भी कहता हूँ, मेरा लाइन अटैचमेंट का ड्यूरेशन था जो मेरे को अच्छे से वहाँ से अभी भी मेरे जवानों से कनेक्ट बनाए रखने में मदद कर रहा है। उनको समझने में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। केवल इन्फेंट्री में ही होता है या बाकी आर्म्स में भी होता है? ये बाकी आर्म्स में, स्पेशली द कॉम्बैट आर्म्स में ये ज़रूरी होता है, एंड बिकॉज दैट इज़ वेयर आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन element of your of the unit that you are serving with. So it's very very mandatory. Artillery, infantry and armored, it is kind of a must thing. Other units, yes, wherever the situation and other things permit, like other logistics arms like the ASC and the ordnance, ये लोग जब कमीशन होते हैं, इनका एक इनिशियल एक कॉम्बैट आर्म इंजीनियर अपना these things इन्फेंट्री या आर्टिलरी के साथ इनका एक अटैचमेंट होता है इनिशियल पीरियड। So during their attachment, they also undergo this. So, as a blanket thing, most of the officers, there would be barely any arm जहाँ पे शायद नहीं होता हो। Engineers, since it is also a regimented arm, वहाँ पे भी ये बिल्कुल होता है। Okay. आपके 10 साल के करियर में विवियन, आप नॉर्थ ईस्ट में आपने सर्व किया, आपने JNK में सर्व किया। कुछ हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए विवियन, जो आपको लगता है कि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। और उसके मेरा इंटेंशन मैं आपको पहले बताना चाहूँगी विवियन, इसके थ्रू दिस पॉडकास्ट मैं ये बताना चाहती हूँ अपने व्यूअर्स को कि अगर आप आर्मी में और आप इन्फेंट्री में आए तो वहाँ पर लाइफ क्या होता है, कैसा होता है। तो आप इसलिए आप हमें बताइए कि जब आप नॉर्थ ईस्ट में गए तो आपका, और या JNK में, पहले नॉर्थ ईस्ट का शुरू बताइए कि वहाँ पर कैसा था आपका लाइफ। कुछ एक्सपीरियंसेस बताइए जिसके जरिए थ्रू विच हमें पता चले कि व्हाट इज़ द फ्लेवर ऑफ इन्फेंट्री। श्योर, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। एंड जैसे आपने पूछा, मैं इसको सीक्वेंशली लेके जाऊँगा। इन्फेंट्री यूनिट अमूमन ऐसा होता है कि एक स्टेशन में, भले वो पीस हो या फील्ड हो, अप्रॉक्स 2.5 साल इज द एवरेज जिस जगह रुकते हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन, अगर फील्ड में द ग्रेविटी, द इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड, जैसे सियाचिन ग्लेशियर कोई 2.5 साल नहीं रह सकता। सो वहाँ पे थोड़ा कम रहता है। देयर आर सर्टन प्लेसेस जो थोड़ा स्ट्रेच होके 3 साल तक। सो 2.5 to 3 years इज द मैक्सिमम टाइम आप ऑन एन एवरेज एक जगह पे स्पेंड करेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें, सो आई वॉज इन अरुणाचल प्रदेश, ईस्टर्न पार्ट ऑफ तवांग। दिस इज ब्यूटिफुल प्लेस कॉल्ड यांगसे, जहाँ पे इट्स हाई ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट प्लस। एंड नॉर्थ ईस्ट की पेक्युलरिटी ये है, वहाँ के पहाड़ नॉर्मल हम जो ये नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में देखते हैं, वहाँ जितने स्मूथ और आसान नहीं है। इट्स वेरी हार्श। वहाँ का एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर वेरी वेरी एक्सट्रीम। स्नो पर से आपको इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होगा, डिस्पाइट सर्टन एक्सेप्शंस लाइक सिक्किम एंड ऑल। यांगसे, इफ आई हैव टू टॉक इन पर्टिकुलर, उसकी पेक्युलरिटी ये थी कि वो एक टोटली कट ऑफ जगह थी, तो वहाँ तक पहुँचना ही एक अपने आप में एक हर्क्यूलियन टास्क होता था। यू हैव टू स्टार्ट एक्लेमेटाइजिंग एट फर्स्ट स्टेज, स्लोली करते 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 14 से 15 दिन में आप तकरीबन एक्लेमेटाइज होके, मेडिकली फिट होके आप उस जगह पहुंचते हैं। दैट प्लेस इज सच कि वहाँ के पहाड़ आप देखेंगे, इट इज सो रफ। व्हेन यू लुक एट देम, यू वुड सी कि आफ्टर अ सर्टन लेवल दैट वेजिटेशन जस्ट डिसअपियर्स। व्हेन द वेजिटेशन इज नॉट देयर, सो इज द ऑक्सीजन। वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा रेरिफाइड होता है, ऑक्सीजन लेवल्स आर वेरी स्केर्स। सो वहाँ ऐसे फील्ड कंडीशंस में, मोर देन द एनिमी दैट इज ऑपोजिट टू यू, इट्स द बैटल अगेंस्ट द नेचर।
ये ग्लेशियर से भी ज़्यादा इनहॉस्पिटेबल होता है क्या? ग्लेशियर के अपने एक चैलेंजेस है, ग्लेशियर उसको कोई उसका देर कैन नॉट बी अ कंपैरिजन टू इट। अच्छा, डेफिनेटली उसका अपना वहाँ पे ग्लेशिएटेड टेरेन होने का, ऑल्टीट्यूड का, ब्लिजर्ड्स का अपना है, यहाँ का एक अपना अलग है। यहाँ का एक अपना चैलेंज है। लॉजिस्टिक्स वहाँ पे एक प्रॉब्लम था, लोगों को वहाँ रहने में। ऐसे जगह पे जब आप फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम रहते हैं, वो उस आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है कई मायनों में। देयर इज अ सेइंग इन द आर्मी जो कहते हैं कि माउंटेन्स ईट मैन। यस, अब इट व्हेन आई से सो इट माइट ईट यू कंप्लीटली और एटलीस्ट पार्शियली। व्हेन आई से पार्शियली, आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ेगा वो। अच्छा, समथिंग ऑफ वेरी नॉर्मल इज मेमोरी, आपके हेमेटोलॉजी पे काफ़ी इफेक्ट आता है। आपका ये जो डिपेंडिंग ऑन द स्नो, अमाउंट ऑफ स्नो, देयर कुड बी, यू आर प्रोन टू स्नो ब्लाइंडनेस एंड वेरियस थिंग्स, यू नो, सम सर्टेन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं। सो इट कैन नॉट बी स्टिपुलेटेड, ऑल यू कैन डू इज टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। So speaking of Yangtze again, we were deployed there, and if I have to draw a parlance जो लोगों की visibility के लिए, वहाँ पे challenge था against the enemy, that is the Chinese. So वहाँ पे जो frequent scenario होते थे, that was something akin to what happened in Galwan Valley या फिर डोकलाम। हाथापाई, मतलब वो हमारे जगह घुस के अंदर आ जाते हैं। Yes, they would try bring in with the skirmishes. वो हमारे यहाँ पे ट्रेसपास करने की कोशिश करेंगे, हाथापाई होगी, धक्का मुक्की होगी, इट कुड एस्केलेट टू एनी लेवल। हमारा काम है एस्केलेशन भी होने नहीं देना है, उनका मुद्दा, उनका नापाक इरादे भी पूरे नहीं होने देना है। ओह माय, तो ये आए दिन होते हैं, मतलब ऐसा कैसे, मतलब इसका बिल्टअप बताइए थोड़ा हमें। छोटे मोटे बहुत अपने एक पोस्ट लेवल पे तो इट्स काइंड ऑफ फ्रीक्वेंट अफेयर। मास स्केल पे होता है, बट दैट्स काइंड ऑफ अ प्लान्ड थिंग। जो एक हमारे टाइम पे मास स्केल में अप्रॉक्सीमेटली जून 2016 इफ आई एम नॉट रॉन्ग के आसपास हुआ था, जहाँ पे 400 से ऊपर चाइनीज आए थे। वी हैड अ फेस ऑफ विद देम। यस, सो दैट वो जब आ रहे हैं 400 आ रहे हैं, आप लोग को तो पता चल जाता होगा। यस, दैट इज वेयर आवर रोल लाइज। ये कब आ रहे हैं, क्या आ रहा है, इसका हमारा सर्विलेंस, हमारा ऑब्जर्वेशन डीप इनटू द एनिमी लाइंस, कहाँ हो रहा है, उनके आने के रास्ते, उनके रूट्स वगैरह, एवरीथिंग हैज़ टू बी केप्ट अंडर सर्विलेंस। सो एज यूजुअल आवर पीपल डिड देयर जॉब वेल। हमारे अर्ली मॉर्निंग एलिमेंट्स ने हमको वेल इन टाइम खबर दे दी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट वॉज समवेयर अर्ली एज 4 AM in the morning that we got the first input, there is some movement and we can see, and subsequent inputs confirmed कि ये ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं हमारे पास। तो जब ये आते हैं तो आपको पता ही, ये आ रहे हैं और इन्होंने ऑलरेडी हमारी टेरिटरी में कदम रख दिया, तब तो अब ये हमारी टेरिटरी है, हम तो फिर रिटालिएट कर सकते हैं ना हम उनको। तो हम क्यों वेट करते हैं कि वो और एडवांस करें? हम तो तभी जाके उनको पीछे भेज सकते हैं। यस, ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है मैम। वहाँ पे क्या है, द फाइट इज अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द LAC। उनके हिसाब से LAC यहाँ से जा रही है, हमारे हिसाब से LAC यहाँ से जा रही है। तो उसको उस पॉइंट ऑफ टाइम में वैलिडेट करना, ये वो उस टाइम वो देयर इज, वी कैन नॉट कॉल फॉर in on the spot survey. So this is a typical tactic they play to claim various territories, not just with India, with other countries as well. So आने लगते हैं, तो we stick to जो हमारा perception है of the LAC। हमारा quarters very clear थे, हमारे rules of engagement बहुत clear होते हैं, and the Indian Army abides by it. We don't cross the LAC. What we can do is put obstacles. Okay. And obstacles have to be of preventive in nature, not punitive in nature, like what we do in J&K, something which is of destructive nature. It should be a delay mechanism, not meant to kill. Okay. So something like obstacles, barbed wire fencing, concertina coils, ditches and whatnot. Plus, we being at the highest point, we have an inherent advantage to ourselves. हमको ये लोग सिंस ऊपर चढ़ के आ रहे हैं 15,000 फीट पे, उनको चढ़ के आना है। जो लोग 15,000 फीट, मतलब अच्छा, हम 15,000 फीट ऊपर हैं, हम लोग 15,000 फीट पे बैठे हुए हैं, एक्लेमेटाइज्ड है। ओके, और ये लोग नीचे एकदम, ये लोग काफी अपने बेस लोकेशन से आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा आने में कितने नीचे होंगे वो? somewhere below 10,000 feet at least. So that has its own repercussions. तो उनका लेवल ऑफ फिटनेस वैसा नहीं होगा जो हमारा है। तो जितना हम लोग उनको उस टेरेन में डिले कर सकते हैं, एडवांटेज हमको उतना है। सो दैट इज व्हाट वी वर
successful in doing so. We thwarted that skirmish. They could not step a foot into our territory at all. वरना जैसा आपने गलवान में देखा, वो एक बार आ जाते हैं, हम उनको वापस धकेलने की कोशिश करते हैं, सिचुएशन एस्केलेट होती है, हाथापाई होती है, मारपीट होती है, लोगों की जान जाती है. तो ये ऐसे जब ये लोग जैसे अब वो चढ़ रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं, आपको अब दिख रहे हैं कि वो ऊपर से, तो आप वेट कर रहेंगे कि वो ऊपर आएंगे, तब उसके बाद फिर हाथापाई होगी, फिर बातचीत होगी, फिर जो भी होगा, ऐसे कि कैसा है आपका? सिंस यहाँ पे ये हमारे ड्रिल्स और प्रोसीजर्स काफ़ी रिहर्स्ड रहते हैं, सिंस जो हमारा जो परसीव्ड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, हमारी मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट वहाँ रहती है. हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है, दे शुड नॉट इंग्रेस इनटू आवर साइड. हमारे साइड में उनको आने नहीं देना है. सो जो भी एंगेजमेंट हो रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है, हमको वी हैव टू, हमारा ऑब्जेक्टिव हम उसको वहीं तक लिमिट रखें, कंटेन कर. यस. तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम थोड़ा उसको एस्केलेट होता है, उनके कमांडर्स को बुलाया जाता है, हमारे लीडर्स आते हैं, दे एंगेज इन एन इंटरैक्शन एंड गोज अप टिल न्यू दिल्ली. फिर वहाँ से दैट इज यस, देयर इज द पॉलिटिकल इंटरवेंशन इनटू इट. दैट इज व्हेन द सिचुएशन जो डी एस्केलेट होना शुरू होता है धीरे धीरे. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई वीवेन, क्योंकि JNK में ऐसा नहीं होता ना. JNK में एकदम जैसे अगर आपको कोई इन्फिल्ट्रेशन दिखता है तो आप एंगेज कर सकते हो, यू कैन एंगेज और न्यूट्रलाइज. वेयरएज चाइना के अगेंस्ट जब भी ऐसा होता है तो आपके अपने ऑर्डर्स हैं कि वी शुड बी जस्ट एंगेज एंड थ्वॉटिंग देम बैक. यस. ये मतलब हम आर्म्स यूज नहीं करते अंटिल दे यूज. यस, दिस इज द अंडरस्टैंडिंग जो दो नेशंस के बीच में है. एंड तो भी वो करते हैं, दैट इज देयर मॉडस ऑपरेंडी. ये उनकी आइडियोलॉजीज है, हमारी आइडियोलॉजीज ऐसा नहीं कहती हैं. हमको उनका लैंड क्लेम करने से मतलब नहीं है, बट हमारा लैंड हमको प्रिवेंट करना है. नॉट इवन एन इंच ऑफ लैंड. दैट्स अ वेरी हार्श टेरेन टू सस्टेन, बट वो लैंड है हमारा, हमारे लोगों का है. सो एंड दैट लैंड इन पर्टिकुलर हैड ग्रेट रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर द लोकलाइट्स. जो बुद्धिस्ट लोग थे वहाँ पे, उनके लिए एक श्राइन था वहाँ पे, होली वाटरफॉल. दिस इज द रीजन चाइनीज के लिए वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट था. बिकॉज दिस एरिया वॉज वेरी क्लोज टू द टिबेट ऑटोनोमस रीजन वेयर दे वर ऑपरेटिंग. एंड फॉर द टिबेटन्स, द बुद्धिस्ट टिबेटन्स, दैट होली वाटरफॉल जो था वो उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी. वो आए दिन वो भले ही हमारे कंट्रोल में था, चाइनीज को उस चीज़ का कंट्रोल चाहिए था प्राइमरीली, सो विच वी कुड नॉट अलाउ. ओके. सो तो इसलिए ये हाथम, तो ये लोग जब आते हैं और हम उनको वापस भेज देते तो इनका मतलब मकसद तो फिर हासिल नहीं हुआ ना, क्योंकि वो आए और हमने वापस भेज दिया. कई बार उन लोग ऐसे उन्होंने किया होगा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारी टेरिटरी वो लेना चाह रहे हैं और लेकिन हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो भी क्यों करते रहते हैं फिर? देयर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ चाइना इज टू एक्सपैंड एंड gather as much as territory, capture as much as territory in and around their country. Broader objective they would be better well versed with. Tibet, we know the state of Tibet right now. So we were just adjoining Tibet. हम Tibet के just पास में थे. वो already पूरा अरुणाचल अपने आप में claim करते हैं. वो पूरे अरुणाचल को तो एक साथ नहीं ले सकते, but inch by inch, slowly by slowly. That is their broad objective. कि ये take over करना है. Then it will start with Arunachal, rest of northeast of India. फिर पता नहीं कहाँ yes. Then there's nothing stopping them. तो वो जब आते हैं वो हमारे जो फॉर्मेशन और जो हमारे डिप्लॉयमेंट है उससे ज़्यादा नंबर्स में आते हैं ना वो. Yes, if you look at the history जो हमारे से पहले था, they always come in higher numbers than the previous. क्योंकि तो हम फिर रीइंफोर्समेंट बुलाते हैं या हम अपने ही जो ऑलरेडी डिप्लॉयड ट्रूप्स के साथ मैनेज करते हैं? रीइंफोर्समेंट्स एक मस्ट है मैम. रीइंफोर्समेंट का प्लान रहता है एंड उसकी रिहर्सल्स भी हम करते रहते हैं. प्लानिंग में हमेशा हमारा रहता है. देयर इज समथिंग लाइक एन इंटरनल रीइंफोर्समेंट, देयर इज समथिंग विच इज फ्रॉम आउटसाइड योर आपकी कैपेसिटी से. वो आने का हर तरह के रीइंफोर्समेंट्स के प्लान रहते हैं. अभी उसकी वजह से आपने देखा होगा टूवर्ड्स द बॉर्डर्स हमारा जो ट्रूप्स का बिल्डअप भी है एंड दस इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है काफ़ी ज़्यादा आज के डेट में इम्प्रूव हो चुका है. सो दिस इज बेसिकली फॉर द रीइंफोर्समेंट्स एज वेल एज रिजर्व्स जो हमको मोबिलाइज करने होंगे बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट. सो दिस पर्टिकुलर दे आर ऑल्सो गेटिंग हैंग ऑफ इट, इसलिए दे कम इन ग्रेटर नंबर्स एवरी टाइम. सो फार दे हैव बीन अनसक्सेसफुल.
बट ये मतलब ये बीइंग इन इन्फेंट्री आपको ये सारे टाइप के सिचुएशन आए दिन फेस करना पड़ता है, नहीं? यस, दिस इज द और ब्यूटी ऑफ इन्फेंट्री। ब्यूटी है, Yeah. मतलब क्वाइट रिस्की थिंग। और यहाँ से अच्छा, जब अपन जिस तरह से वो आते हैं, हमारे पास भी कोई तरीका होता है हम उनके टेरिटरी में जाके उनके रेकी करते हो, ऐसा कुछ ओपी या समथिंग लाइक दैट, ऐसे हमारा भी होता है क्या? वी ट्राई एंड प्रिवेंट दैट। Okay. हम हमारा मेन ऑर्डर्स हमेशा वेरी क्लियर कैटेगरिकल ऑर्डर्स रहते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल या वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कभी क्रॉस नहीं करनी है करके। बट ड्यू टू ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स व्हेन ऑफिशियली कंफर्म्ड एंड orders are floated, we have to. If I have to speak specifics, there was this at the same location at the place where we were. हमारा एक ओपी था जो डेली हमको लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार जाकर बैठना ऑन डेली बेसिस, एवरी डे। अच्छा। यस, यहाँ पे द ऑब्जेक्टिव वॉज ऑन अ वेरी ब्रॉडर स्केल, काफ़ी ब्रॉड ऑब्जेक्टिव था। एक वहाँ पे उनका एक प्रोमिनेंट जो रूट है, जो वहाँ से उनका जो एक बेस कैंप की तरफ जाने का रास्ता है, टू कीप एन आई ऑन दैट। एंड वहाँ पे सिंस आई मेंशन्ड दिस श्राइन ऑफ देयर्स, द होली वाटरफॉल विच इज़ ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस, बहुत सारे सिविलियंस आते थे वहाँ पे। अब उनके बीच में देयर इज़ अ मेजर ऑब्स्टिकल, अ वेरी फियर्स माउंटेन रिवर, उसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता था। वहाँ के सिविलियंस को वहाँ ड्यू टू देयर रिलीजियस इंपॉर्टेंट उस वाटरफॉल का पानी चाहिए होता था। सो उनको चाहिए, एंड आर फॉर्मेशन ऑर्डर्स वर वेरी क्लियर कि जो ऐसे आकर देता है प्लीज प्रोवाइड देम। ओके। सो दैट इज ऑल्सो पुट्स अस इन अ पॉजिटिव फ्रेमवर्क दैट वी आर अ कोलैबोरेटिव आर्मी, वी डोंट वांट द एस्केलेशंस टू टेक प्लेस। अब इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि अब ओपी गया है, वहां बैठा है, उनको पता है, बट इफ दे एस्केलेट इट, द ओपी विल स्टॉप गोइंग देयर and they'll stop providing that holy water to the civilians. So then there would be already there is some sort of unrest there in the Tibetan autonomous region. ये और उसको will act as a catalyst to it. So जब तक चल रहा है, but they want to take a control of this. They want to know ये लोग कब आते हैं, कितने आते हैं, कहाँ बैठते हैं, इनके पास क्या इक्विपमेंट है, वो भी देखते हैं। But we are also prepared in case things go south, कुछ हो रहा होता है, हमारा रेमेडियल या फिर एक्शन मेजर्स क्या हो सकते हैं करके। इतनी जैसे अभी आपने बताया वहाँ के एरिया बहुत ट्रेचरस है, काफ़ी इनहॉस्पिटेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में सप्लाई कैसे आती है विवेन? मैम वहाँ का सबसे बड़ा चैलेंज एक्चुअली वही है, द रूटीन सस्टेनेंस। वहाँ पे एक तो पहुँचना, इट्स नॉट ईजी एंड जैसे मैंने बताया, मेजॉरिटी ऑफ यांगसे यूज्ड टू रिमेन in our times back then air maintained. Pura an aircraft and a Hepter has to come, they will drop it, it will drop its supplies and we have to sustain on that. Since it's mountains, high altitudes, rains and snow, that is the winter months are extended. So we get a very narrow window during summers जब हमको ये stocking हम कर सकते हैं। So इसके लिए हमारी monsoon stocking, winter stocking वहाँ पे हुआ करती थी। Our major reliance was on aircrafts, but weather is totally unpredictable there. Overcast conditions है, the aircraft cannot come, but we still have to sustain. तो ये man packs पे porters, ponies, इन सब के थ्रू हमारे पास आया करता था। So वहाँ पर requirement for a normal sustenance since the temperatures are sub-zero, heating as well as cooking के लिए our primary source was kerosene. Kerosene was kind of a lifeline for us there. And the quantum of kerosene that used to come there and the storage part of it, it had its own inherent risk. ये तो logistics वाला, plus the kind of hazards for staying in such inhospitable terrain on your body is you cannot measure that. You can just take preventive measures. जैसे कुछ मतलब क्या प्रॉब्लम्स होते हैं बॉडी में? since वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, and oxygen in the various parts of your body is supplied through your blood, and oxygen अगर कम है, आपका body automatically hemoglobin ज़्यादा produce करता है। when there is higher concentration of hemoglobin in your blood, आपका blood thick होता है, you are more prone to cardiac arrest. That's one. काफ़ी देर वहाँ पे रहने पे आपको खाना काफ़ी मॉडरेशन में खाना पड़ता है। जो आपका जो फैट एंड स्पाइस कंटेंट वहाँ के खाने में आपको बहुत ही मॉडरेशन रखना पड़ता है। आप अमूमन देखेंगे पहाड़ियों का खाना उबले हुए और इस तरह का होता है,
उसका मेन रीज़न यही है, टू सपोर्ट योर डाइजेशन। अगर रात को आपने सोने से पहले जो जैसा हम अमूमन प्लेन्स में या फिर इन एनी अदर नॉर्मल सिटी में खाते हैं खाना, ऐसे एक हार्टी मील खा के आप सो गए, यू विल फील सो रियली ब्रेथलेस ड्यूरिंग नाइट्स। इट कैन इवन एस्केलेट टू अ सिचुएशन जो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल एक्सर्शन जैसा हम लोग प्लेन्स में करते हैं उस तरह का हम वहाँ पे करना नहीं चाहिए। इट हैज़ टू बी इन लॉट ऑफ मॉडरेशन। अच्छा, गेम्स वगैरह हम खेलते थे, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेते, इंटेंसिटी काफ़ी कम रखनी है। आई नो ऑफ इंस्टेंसेस मैराथन रनर्स, अल्ट्रा मैराथन रनर्स जस्ट ऊपर आराम से कंफर्टेबली चढ़ के आए, रात को नॉर्मल खाना खूना खाया, फिट इंडिविजुअल, वेरी वेरी फिट इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल, रात को सोए, सुबह नहीं उठे। ओह माय गॉड, सडन डेथ। यस, सो कार्डियक अरेस्ट। yes, how the environment will react to your body to body, आपने थोड़ा उसको रेस्पेक्ट देना है। there's a saying जो बहुत prominently लीडर्स हमारे बोलते हैं, डोंट बी अ गामा इन द लैंड ऑफ लामा। सही सो कहा। गामा पहलवान नहीं बनने जाना है वहाँ पे, बट आपको अपना काम भी करना है। यू हैव टू रिमेन ऑपरेशनली प्रिपेयर्ड। आप अपना काम कीजिए, अपने आप अपनी बॉडी के रिक्वायरमेंट जानिए, मसाले खान पान पे थोड़ा ध्यान दें, नॉर्मल मॉडरेट एक्सरसाइजेज करें, एक्लेमेटाइजेशन। आप सीधे आप नीचे गुवाहाटी से सीधा आप वहाँ नहीं पहुँच सकते, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस। प्रोसेस, हाँ। Same also follows for when you are de-inducting from there. You have to give your body that time to adjust back. My God. Yes, so that's where what the preach is, and that is what we try to follow in letter and spirit. विवेन, आपने जैसे कहा कि हेल्थ में ये टेक्स अ टॉल, आपके साथ ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ कि अगर हुआ है मतलब? Yes, definitely, ma'am. वो एक इंसिडेंट था. It was a very very near miss. जान बच गई बस मेरी. सही में? हाँ, बताइए उसके बारे में. आई वॉज टास्क्ड कि मेरे को एक शॉर्टकट रूट या फिर फॉर रीइंफोर्समेंट्स एंड सप्लाईज मेरे को करना था टू रिड्यूस टाइम, क्योंकि रेकी करनी थी, मतलब आपको ढूंढना था. मुझे रेकी करना था, मुझे नया रास्ता एक खोज के निकालना था, या फिजिबिलिटी है क्या, आई हैड टू गो. सो सिंस आई हैड बीन इन दैट एरिया, आई वॉज इंटरेस्टेड विद दैट टास्क. अब वो अप्रॉक्स 9,000 लेवल ऑल्टीट्यूड पे शुरू हो रहा था, एंड द डेस्टिनेशन पॉइंट वाज अप्रॉक्स 15,000 प्लस. सो मतलब फर्स्ट स्टेज से शुरू होकर थर्ड स्टेज पे जा रहा है. सो आई हैड अ स्मॉल टीम विथ मी, वी वेंट अराउंड, बट द जो वेदर गॉड्स थे वो इतने काइंड नहीं थे उस दिन. इट वाज रेनिंग थ्रू आउट, इट वाज अ ट्रेचरस ट्रैक. तो चढ़ना है, ऊपर से बारिश. यस, बारिश, एंड उसके अंदर these raincoats and everything, when you are climbing up a treacherous terrain, they are a hindrance. So आपका preventive equipment जो है इतना ज़्यादा आपको बचा नहीं पाता है, गीला आपको होना ही होना है. While you are climbing, उस टाइम पता नहीं चला. फाइनली हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए. रातों रात थोड़ी तबीयत खराब हुई, अगले दिन थोड़ी ज़्यादा हुई. तबीयत मतलब बुखार? Yes, in a normal circumstance हम बारिश में भीग जाते हैं, जो एक बुखार या जुकाम खांसी होना चाहिए. Because of the atmosphere there, the altitude there, the environment there, it escalated. What is called in the military medical terms as a HAPO, high altitude pulmonary edema. मेरे lungs में fluid build up होना शुरू हुआ. My God. So it escalated where it was a situation where I was finding it difficult to breathe, and my CEO was a wise man. He took a timely call कि इसको नीचे भेजना चाहिए for medical attention. And as the weather gods could be kind again. तो आपके symptoms क्या थे when you were finding it difficult to breathe? Yes, it's very difficult when there are fluid deposit in your lungs. You cannot breathe in enough. It's a rarefied environment. Oxygen concentration is very low. तो और आपकी situation with every passing minute is deteriorating. So you could see your nails and fingers turning blue. Oh my God. तो ये हो गया था Vivian? Yes, it happened. We realized it, way काफी बाद में. So it used to happen there. We can just prevent it. At times it is all things are not in our control. So ऐसे बहुत सारे medical evacuations वहाँ से होते हैं. तो जब evacuation होता है तो by air वो तो it doesn't always come, no? Yes, the primary reliance is on air. ताकि बहुत जल्दी हो पाए, and we are able to save that, arrest that golden hour. But उस दिन हर बार circumstance and weather allow नहीं करता है. There has been a lot of evacuations that we have done on foot, and that is where the beauty of infantry comes in, that human element which no technology can replace. कि
नो मैटर, खाया पिया हो, मैं सोया हूँ, मैं थक गया हूँ, नथिंग, अपने कॉमरेड और मेरे साथी की जान इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू मी. तो उसको बचाने के लिए दोज पीपल हैव सेव्ड सो मेनी लाइव्स, दे सेव्ड माई लाइफ एज वेल. अच्छा, तो आप भी स्ट्रेचर में ही गए थे? यस, दे टू कैरिड मी ऑन अ स्ट्रेचर. मैं उनको बोलता रहा कि यार लेट मी वॉक फॉर सम टाइम. मेरे से आई एम लाइंग डाउन तो मेरे को ज्यादा खांसी आ रही है, आई एम फीलिंग मोर ब्रेथलेस. आप बैठ जाओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ, आप कुर्सी उठा के ले जाएंगे आपकी. सो दैट्स द लव द men carry for you. And to add on to the misery that particular day, there was another evacuation. A young boy, he was going into shock. He was almost getting into the state of paralysis. So two different soldier only. yes, soldier yes, था वो भी, yes, हाँ. yes. And very young boy, he was quite fit. No, कुछ गलत आदतें नहीं थी, तंबाकू चबाना या ऐसा वैसा वाला कुछ नहीं था. हो गया. खुश. And 7 साल में तो दो जनों की इवैक्यूएशन एक ही दिन में हुई. yes, and I spoke of physical exertion. आप एक स्ट्रेचर उठा के चलना इतना आसान नहीं. It has double exertion over. और स्पेशली जब वो ढलान में मतलब Yes. नीचे When you have वाले to- उसमें तब तो You have to climb down. It's drizzling. It's slippery. You have to take care. You are carrying a patient. आपको उसका ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना है. So at least 25-30 लोग लग जाते हैं एक evacuation करने में. So I was evacuated to the nearest road head. And the doctor, I still remember my RMO Vivek. तो he finally diagnosed, बोला कि सर this is nothing else, this is हैपो हो गया. मैंने बोला यार कुछ नहीं होता है हैपो इतनी आसानी थोड़ी, मैं खड़ा हूँ ना तेरे सामने. बोला कि तो हैपो तो क्या क्या बोलना. सर वहाँ तक पहुँचने नहीं देना है, you have to be given medical attention. I was taken to the nearest field hospital. The very next day I was evacuated, aerially evacuated to the base hospital. I was in the ICU for about 5 odd days. That was there. I started recovering fast, and I had made it a point. एक बार हो गया, but I don't want to live this patient life. This is not why I signed up for. Yeah. So I worked on myself, medically consulted doctors, did a lot of physiotherapy and multiple therapies and medications. 6 months, I was back to the same place where I came down from. Wow, great. Yeah, so this is what the determination and the willpower, the infantry people, there's a basic element which was ingrained into me by my folks, which I carry still. ये मैंने कई बार सुना है. इवन जो भी मेरे गेस्ट यहाँ पर आए हैं हर बार ये बोल के गए कि आई हैव जॉइंड द आर्मी to take the arms. I cannot do anything else. I want to be in action as soon as possible. I get into action as soon as possible. ये मतलब एक स्पिरिट होती है फौज में, ये स्पेशली इन्फेंट्री वालों में, ये फाइटिंग आर्म में. Yes. ये है शायद, मतलब उनको वो जज्बा होती है उनमें. Yes, one of the ये हम लोगों का एक सिलेक्शन पैरामीटर यही होता है. To be in the army, आप you have to be loyal to your work. बिल्कुल. To be loyal to and with the paucity जो कमी है आज के डेट में ऑफिसर्स की एंड वेरियस जो फिजिकली एंड मेंटली हर तरह से एलिजिबल फाइटिंग ट्रूप्स जो आप ऐसे जगह लगा सकते हो. इफ मैं अगर उस जगह से एब्सेंट हूँ, मेरे हिस्से का काम किसी और ने करना है, विच इज डबली स्ट्रेसफुल फॉर हिम और हर. सो जिसके अंदर ये मोरालिटी है कि मेरे को सैलरी फिर भी आ रही है, मैं हॉस्पिटल में पढ़ा बिल्कुल, बट आई एम वर्थ इट, आई एम वर्थ माई सॉल्ट. So ये कहीं चुभ रहा है तो आप हाँ वो चुभता है एंड दिस इज व्हाट इज इनग्रेन्ड ड्यूरिंग अ सिलेक्शंस, ड्यूरिंग अ ट्रेनिंग. सो दैट इज जाना है, वापस यूनिट जाना है, हथियार उठानी है. यस, द राइट पीपल कैन नॉट स्टे लाइक दैट. आई अंडरस्टूड. मैंने कई लोगों से सुना. तो ये जैसे ऐसे रिमोट प्लेसेस में जब इवन हेली रेस्क्यू और हेली सप्लाई होती भी है, there have been cases of even in such treacherous places helicopter crashing also. Yeah. That also happens, na? It is Yes, not because this is very kind of unfortunate and that is the challenge when as I brought out earlier. वहाँ हमारी लड़ाई दुश्मन से ज़्यादा नेचर से है. एंड वहाँ पे किसकी बॉडी किस टाइम पे, कौन सा इक्विपमेंट किस टाइम पे कैसे बिहेव करेगा, कैसे मैल फंक्शन करेगा, वो इट्स टोटली अनप्रेडिक्टेबल. स्पीकिंग ऑफ हेप्टर क्रैशेस, जैसा आपने बताया, सैडली दैट इंसिडेंट इज स्टिल फ्रेश इन माई मेमोरी. ऐसे ही एक दिन वन फाइन डे क्लियर एक वेदर प्रेडिक्शन था कि स्ट्रेच ऑफ क्लियर वेदर विंडोज है, तो दिस इज वेयर यू कैन डू योर स्टॉकिंग. एयरक्राफ्ट आया, हमने पूरा सब कुछ तैयार करके रखा हुआ था कि ना स्किड्स रेडी थे, पैरा बांध के रखा हुआ है.
एक दिन गया, दैट पायलट आई स्टिल रिमेंबर, विंग कमांडर उपाध्याय, such a fantastic person. I still remember his face and my conversation with him. I said, this is the priority, weather is unpredictable, so इस basis पे हम लोग ये droppings करेंगे. ये तो he agreed. बोले कि I understand. सामान तैयार रखना है, हेप्टर यहाँ लैंड करेगा, the loading time should be minimal. रोटर बंद नहीं होगा. बोले कि सर don't worry about it. First day went on really well. He did 9 sorties. My God. 9 sorties is quite a bit. And next day बोला कि उन्होंने कहा कि I'll just go rest for the day. We'll start early in the morning. Since north eastern side है, sunrise जल्दी होता था. He started very early in the morning. He went for a first sortie. The first sortie came back. Second sortie, the Hepter crashed there. Oh my God. And apparently it was a Mi-17 V5 with carrying about 4,000 liters of aviation fuel. And the load it was carrying was, again, as I said, kerosene. जो चाहिए था. So thousands of liters of inflammable substance inside that aircraft. So it just came down. Unlike any other fixed wing aircraft, इसके अंदर evasive measures नहीं होते हैं. It just came down in seconds and the entire aircraft was in flames. The temperature was so high, the body of the aircraft melted. Oh my God. We could just hear the screams for some time. अच्छा. The crew, but we tried, taking them out by XYZ measures. Nahi hua. The scream stopped, but we were able to extinguish the flame sometime, and we were able to retract their bodies. Those bodies, that sight and that experience, I cannot forget, because when it came out and when we carried them to the nearest helipad ground, the burning smell of human flesh, that would fill your mind and soul. And the identification had to be done then and there. That was a challenge. Because ये अभी हमारे सामने गए. Once it reaches Guwahati or any other base location where people don't know them, कौन है क्या, by face नहीं जानते. So basically by some ornaments like a ring, a kada, half burnt name tab. So we just were able to identify ये कौन है, so that the mortal remains can go to their respective families. So again a challenge, a victim Very of sad. nature. Very sad. It's, Yeah. in such treacherous and such challenging situation, the defense forces operates. This people should know about it. That how hostile. ये तो आपने सिर्फ अपना नॉर्थ ईस्ट का बताया. You had a tenure even in JNK. Yes, I had it in JNK, and apparently the very famous, on which the movie is drafted, Uri. That was another one of the best experiences I had in the army. So after how many years you went there? After which length of service you went there? First posting was your northeast, and then you went there. I was a captain when I was in the northeast. It was from 4 2016 to early 19. Okay. So that was a stretch in. So Uri के time पे आप थे वहाँ पे? No, I was not there in Uri. Okay. I went to Uri in 2020 end. अच्छा, okay. Yeah. So this all had happened. This Uri incident had happened. It had happened somewhere in 2019. 19, And the very same place. And we were deployed bang on the line of control. वहाँ पे सीज फायर एग्रीमेंट तो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच. कभी फायर कभी सीज नहीं हुआ. So sad. वहाँ पे हमेशा वायलेशन, सीज फायर वायलेशन वॉज अ कॉन्स्टेंट थिंग. हर रात एक तरह से दिवाली थी. सो एवरी साइड ट्राइंग टू प्रूव इट्स मेटल ओवर द अदर. वो हमारे लॉजिस्टिक्स कॉलम को टारगेट करते थे, हम उनके करते थे. दे यूज्ड टू टारगेट आवर पोस्ट, वी यूज्ड टू टारगेट देयर्स. एंड ये सीज फायर वायलेशन मेनली एनिमी के साइड से एज अ कवर होता था. क्योंकि दैट बीइंग ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल टू सपोर्ट और कवर इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग. From their side to India. To our side. Smuggling of narcotics, weapons, which could support terrorism in JNK, and infiltrators for either of the purposes that I just mentioned. अब इसके अंदर हमको हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो जाता है. आपको रिटेलिएट भी करना है सीज फायर वायलेशन का, आपको इन्फिल्ट्रेशन भी रोकनी है, स्मगलिंग भी रोकनी है. Oh my God. सो दैट वाज द नेचर ऑफ आवर ऑपरेशन. इट वाज अ रूटीन थिंग देयर. एक तरह से जैसे आदत हो गई थी वहाँ पे. बट हमको अपने आप को रिमाइंड करते रहना पड़ता था कि आदत में नहीं डालना है. आप कॉम्प्लेसेंट नहीं हो सकते. कॉम्प्लेसेंसी
will cost you lives. बिल्कुल. And history has been a witness to that. बहुत खराब इंसिडेंट्स दोनों साइड में हुए हैं. एंड तो ये एक तरह का रूटीन था वहाँ पे. स्पेसिफिक्स इफ आई हैव टू टॉक अबाउट, ऐसी पोस्ट हैं वहाँ पे जिनका नाम एक इंसिडेंट के ऊपर रखा गया है. एक इंसिडेंट जहाँ पे हमारे जवानों को खाने में कुछ नशे वाली दवाई मिला दी गई थी. Oh my God. ये मेरे टाइम पे नहीं हुआ, ये थोड़ा पहले की बात है. इट वाज अबाउट समवेयर अर्ली इन 2010-11 समथिंग लाइक दैट. उनका खाना स्पाइक कर दिया गया व्हेन दे वर asleep, अनकॉन्शियस थे वो लोग. द इंट्रूडर्स केम इन, दे beheaded them. Oh my God. They beheaded them and left their headless bodies there only. And this could be found out the very next day. जब वहाँ पे दूसरा पेट्रोल, अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा पोस्ट से, क्या हुआ चेक करने के लिए पेट्रोल गया, तब मालूम चला. Such lessons, yes. तो हम भी रिटेलिएट करते हैं ऐसे सिचुएशन में. करते हैं. There would be क्यों an beheading? array of ceasefire violations, heavy firings and shellings and this, that and stuff. But this is something which is very unethical. Correct. Unethical. We don't delve into that such practices which could put us into shame. बिल्कुल. Yes, ये हमारी पॉलिसी नहीं रही है. But when it comes to getting on to face with them, engaging into a crossfire, it's a different ball game altogether. सही है. So such are the incidents. ऐसे lessons को लेके ये carry forward होते हैं. हमारे टाइम पे I ensured these things are imbibed to the last man on the ground and preventive measures की civilian से वहाँ पे आपको interaction बहुत ही नपा तुला करना होता है. So because infiltration हो, smuggling हो, this without having support on both sides, ये possible नहीं है. नहीं है. So this particular place where I was, यहाँ पे इस तरफ के लोगों के उस तरफ रिलेशंस है, चाचा ताऊ, चचेरा भाई, ये वो, cousins, distant relatives and बहुत सारे. And apart from the time when there was no network, अभी तो network भी है. People keep on connecting. So that's a big challenge for you. Yes. Big challenge for the army. Absolutely. And till वहाँ पे till the time this parliament attack took place, there was command setu there. ये inter countries में trades भी वहाँ पे होते थे. So people could always had that connect on the other side. So that is where we had to do the profiling of people there. कि कौन सा किसका कितने कहाँ वफादारी है. It was not easy. There are our intelligence agencies which are doing their job there. But pieces of information used to come in bits and pieces, incomplete, contradicting. That used to make our work all the more difficult. Correct. Yeah. अब वो बोलते हैं यहाँ से खबर आई है, यहाँ से इतने लोग यहाँ पे यहाँ ये पार कराना चाहते हैं इस जगह से. But that our focus would be towards that. They would try from another place. It's a typical kind of thing. So you have to be prepared for all contingencies, all scenarios जो possible है. So as an officer, as an army personnel who is deployed on such places, आपको बहुत broader level पे सोचना पड़ता है. You should be willing to multitask. ऐसा कोई इन्फिल्ट्रेशन का कुछ एक्सपीरियंस बताइए विवेन, जो आपके साथ मतलब I would say शेयर करना चाहेंगे. Yeah, before I could even settle my feet there, I was just inducted. I was just inducted there, and I would say I was baptized in fire. So there was this somewhere early February 2021. We suddenly got an input that there is some movements that we are seeing onto the other side. There are two people trying to sneak in. Our teams went into action. We maintained constant surveillance. Our teams intercepted. It was a night-long operation. Finally, those intruders and infiltrators could be annihilated. Early morning hours में full light होने के बाद. अच्छा. So रात भर चला, बहुत फायरिंग हुई. But apparently उस दिन उनकी तरफ से नहीं हुई. Okay. That was very clear that they were aware ये ऐसा कुछ हो रहा है, and they were trying to at least हमारी तरफ से हमारा जो इंट्रूडर जा रहा है उसको कुछ नहीं होना चाहिए. So nothing happened. We were able to slain that particular. He was from Hizbul Mujahideen. And later on जब वो dead body हमारे सामने थी, so we could notice he was a 50-plus-year-old man. Okay. And one of his foot was just partially there. He was an amputee. Not an amputee in entirety. एक उसका he was a victim of a mine blast.
Oh my God. There used to be a lot of mines that the Indian Army had laid out in the no man's land or the buffer area that is between the fence and the line of control. तो वहाँ पे to prevent such infiltration, हमारे एरिया में हमारे लोगों ने माइन लगाई to prevent infiltration and smuggling. So he was a victim of that. Despite that, 1.5 leg लेके भी he still willing to do that. So that was a question I asked my then CEO Colonel Venkat. Sir, ये क्यों करते हैं ऐसा? ये like what he must be some certain level of motivation या फिर he is so radicalized. He said his voice still echoes in my mind. 3 चीजें हैं, डर, ठरक और लालच. जिसकी वजह 3 चीजें हैं, उनका वो रैशनल थिंकिंग वाला प्रोसेस नहीं चलता. डर समझ में नहीं आया. डर है उनकी फैमिली की सिक्योरिटी का, सेफ्टी का डर है उनको. उनके खुद के एग्जिस्टेंस का डर है, तो लोग अपना उनके वेलबींग का डर है. लालच, देयर इज नो सीलिंग लिमिट टू इट. ये माइन इज अ वेरी डेंजरस थिंग, नो? लाइक यस, मेरे पॉडकास्ट में जस्ट 2-3 दिन पहले देयर वाज अ पर्सन हु केम, एन ऑफिसर हु केम. He was a victim of this anti-personnel mine and his left leg blew and he became an amputee. Of course, he became a para-triathlete. That's a different story. Lekin this mine is a big challenge for the army and we have lost many people because of this. you're absolutely right in saying so, ma'am. And J&K में खासकर ये ऐसे एरियाज में पहाड़ी इलाका है, बहुत माइंस लगाई है हम लोगों ने प्रिवेंट करने के लिए इन्फिल्ट्रेशन हो रही हो. बट एज द टाइम पासेस रिक्वायरमेंट चेंज होती है एंड देर आर रिक्वायरमेंट्स जब हम वो अपने फेंस के आगे जाके भी ऑपरेट करें जहाँ माइंस हमने लगाई हुई है. बट ड्यू टू दिस टेरेन, द ग्रेडियंट पार्ट ऑफ इट, द रेन्स, कॉन्स्टेंट स्नोफॉल्स एंड एवरीथिंग, ये माइंस ड्रिफ्ट होती हैं. सो वी आर नॉट एबल टू असर्टन ये हमारी लगाई माइंस अब कहाँ है करके. मतलब वैसे तो आपके पास मैप होती है कि ये माइंस आपने यहाँ लगाई है और वो रजिस्टर्ड होती है. When we are laying our own minefield, we register the minefields. Okay. So but due to this drifting part, that registration is of no reference. So दुश्मन के लिए कोई एक deterrent measure है, but हम लोग जब जाते हैं we have to be doubly cautious here. So इसके अंदर हम लोग ऐसे कई दफ़े ऑपरेट करना होता है, तो वी कैरी आर माइंड डिटेक्टर्स विद अस. सो द one who's scouting, he just clears and gives an okay and we just follow his footsteps. That's true. मतलब बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है. एक पैर संभल कर आपको रखना होता है. Despite that, उसके बाद इतने precautions लेने के बाद भी again at times टाइम या फिर हालात या नेचर हमारे फेवर में नहीं होते हैं. In one such incident हमने क्लियर कर दिया था. We are trying to connect 2 posts जिसके बीच में माइनफील्ड थी, सो दैट रीइंफोर्समेंट्स और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट में हम लोग मूव कर सके वहाँ पे. हम लोग एक दिन किया क्लियर, काफ़ी ड्यू टू वेदर थोड़ा ख़राब होने लगा, तो हमने उस दिन के लिए काम बंद किया. द नेक्स्ट डे हमको वहीं से काम वापस रिज्यूम करना था ऑफ क्लियरिंग द माइनफील्ड टू क्लियर मेक दैट सेफ लेन. वी स्टार्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट. हम लोग कुछ कदम ही चले थे, जो एरिया हम लोगों ने क्लियर कर दिया था वहीं पे एक जवान के पैर के नीचे माइन ब्लास्ट हो गया. आपने एरिया क्लियर कर दिया तो भी? बिकॉज बरसात हुई. अच्छा, वो ड्रिफ्ट होके आ गया. एंड इट ऑल्सो हैपन्स कभी उस टाइम शायद हमने पैर रखा, वो माइन एक्टिवेट नहीं हुई हो, हम उसको माइन को डिटेक्ट कर नहीं पाए हो. बट दैट इज वेरी अनलाइकली टू हैपन. डिटेक्टर्स आर वेरी गुड. इट इज अ केस ऑफ प्योर ड्रिफ्टिंग ऑफ माइंस ओनली. फॉर्चुनेटली उस जवान ने माइन बूट्स पहन रखे थे, सो उसका पैर बच गया. बट एंकल ऑनवर्ड्स, एंकल से थोड़ा ऊपर ऑनवर्ड्स नीचे टू द एंटायर फुट, देयर वर 17+ फ्रैक्चर्स. माय गॉड. एंड evacuation of that individual amongst his painful cries, that was the thing. But despite this, we did not stop what we had started. We made that safe lane. We ensured ये दोबारा ड्रिफ्ट नहीं हो. वी पुट अरेस्टर्स, वी पुट फिल्टर्स, ताकि ये एक जो हुआ है दोबारा किसी का रिपीट नहीं होना चाहिए. So that's another challenge. Means what all challenges you face? Look at the kind of challenges which you've explained since the time we sat on this discussion. It's difficult, very difficult life. Yes, our training makes us so, and we signed up for this.
true, yes, but hats off with the courage, grit which you all possess. ये mind के बारे में बताइए हमें विविन, ये ऐसा for if once you lay a mine, for how many years does it, I mean, stay active? ऐसा कुछ है कि उसके बाद वो expire हो जाता है या? नथिंग एक्सप्लोजिव के बारे में यू कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल एट ऑल. आपने एक बार माइंड को प्राइम करके उसको लगा दिया है, इट इफ यू आर टू लकी यू स्टेप ऑन इट, इट डजंट बर्स्ट. गॉड हैज बीन रियली काइंड टू यू. अच्छा. ओके, एट टाइम्स धूप से भी फट जाते हैं. अच्छा. It is that bad. Sensitive. Yes. That Yes, it is yes. heat sensitive. It is very heat sensitive. धूप तो चलो थोड़ा on milder side है in plain grounds or like we have in the western part of India. It's possible. It's possible, very much possible. Like you mentioned heat. There used to be forest fires there. Once the snow spell has gone, the snow has melted away, the vegetation पूरी सूख जाती है वहाँ पे. तो कुछ टाइम बाद वहाँ के लोकल्स या फिर द एनिमी साइड बदमाशी के तौर पे ही लोग वहाँ आग लगा देते हैं. सो दैट यस, इट्स अ नॉर्मल प्रैक्टिस. कुछ होता है कि अपना खेती के लिए जो लैंड है उसको क्लियर करने के लिए, एंड दिस बर्न्ड वेजिटेशन एक्ट्स एज अ मैन्योर. देयर आर मल्टीपल पर्पसेस, वैलिड एंड नॉट सो वैलिड. अब जब ये फायर इतना कंट्रोल में नहीं होता, बढ़ के हमारे पोस्ट की तरफ आता है, तो माइनफील्ड है. यू कुड हियर माइंड्स गोइंग ऑफ लाइक यू नो Crackers. एब्सोल्यूट क्रैकर्स. जैसे कि क्या जैसे पटाखों की कोई लड़ी फूट रही हो. Oh my God. And there's so as you said, there's no particular life of a mine. Anything can happen. Despite combing, drifting, it can happen. Things can happen. Is there no like, and you all do even registration of it. So is there a study on how much can a mine drift to, how much distance and still remain active? Is there a study around that? So that Indian Army knows कि अगर ये माइन यहाँ पर है तो ये रेडियस के अराउंड ये ड्रिफ्ट होने का चांसेस है, एंड सो वी शुड कोम दिस मच एरिया. इट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेबल मैम, स्पेशली इन अ टेरेन जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर में, पहाड़ी इलाके में. अब ड्रिफ्ट होते होते सामने एक बड़ी थोड़ा सी चट्टानी या फिर ऐसा पत्थर आ गया तो वहाँ रुक जाएगा. कहीं नहीं होगा तो नहीं रुकेगा. सो दैट इज़ वेयर वी हैव टू बी डबली ट्रिपली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये हो सकता है रास्ते पे कभी भी. दैट एक्सपीरियंस जो मैंने बताया, इट कैन हैपन. इट इज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल एंड वी जस्ट कैनॉट. आर द ट्रस्ट ऑन आर इक्विपमेंट, द सर्विसिबिलिटी एंड आर एक्सपर्टीज. सर्टन इंडिकेटर्स कि ड्रिफ्ट हुई, यहाँ से पानी बह के गया हुआ है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे हो चुका होगा. देयर इज़ द ले ऑफ द ग्राउंड जैसे हम पहले आए थे वैसा नहीं है. यू कैन गेस, यू कुड बी रॉन्ग. आउट ऑफ द 1000 ट्राइज, probably the 1001th time you will be able to find a mine there. Yeah. But you have to, with every step of yours, you have to be doubly careful. My God. Any counter insurgency experience you have had where you could like any face off with militants? Yes, insurgency is mainly kind of internal. Since we were on the line of control, our interaction with internal disturbances was not much. My personal experience, but it was definitely with militants. One of such prominent operations that we carried out was in 2022 August. So there was this incomplete piece of information, contradicting informations that were coming in. But I used to rely on my ground inputs. So I had my own ways of affirming things. Then it was confirmed, yes, somebody might be trying today and this could be the area. So once you have had too many of such inputs and आप अपने remedial measures लेते हैं, ambushes लगाते हैं, ambush खाली हाथ आता है, तो अंदर अंदर वो गुस्सा थोड़ा डेवलप होने लगता है. ये परेशान कर रहा है, ये आ गया तो दिखाता हूँ. अच्छा. सो देन अदर सोर्सेज ऑल्सो कन्फर्म, जो हमने कन्फर्म किया था वो इन्फॉर्मेशन सही थी. वी मेड अ किल बॉक्स काइंड ऑफ अ थिंग एंड इन अ वे दैट वी न्यू कि ये यहाँ आएगा तो हमको इसको ट्रैप करना है. एंड ऑल्सो विद द एक्सपर्टीज ऑफ आवर प्रेडिसेसर्स एज वेल एज द हायरार्की, उन्होंने बताया, उनका मॉडस ऑपरेंडी हमको बताया. दे डोंट कम इन अ बंच, दे कम इन आइटरेशंस. सो वन इफ यू सी द फर्स्ट ग्रुप, डोंट बी ट्रिगर हैप्पी. अच्छा. Let them pass by. There would be a second iteration and there would be a tail. अच्छा. So wait for it. Faces में they come in faces. Absolutely to check. अगर ये पहला वाला चला, either the second phase person
will either move out or run away, or they will fire on your back. Okay. Yeah, you are more prone to. He just has to lob a grenade. That's it. So you have to be patient. The communication has to be very, very effective and silent, and you have to be concealed so that आप नजर में आ गए. फिर you don't engage in a crossfire before what you had planned. So we had chalked out all contingencies here. So input 4 का था. We saw the first 3. Okay. So we knew a 4th person or probably a 5th one also could be coming in. To our advantage, we use technology like what we recently used. We use drones to have a double check of the area कि पीछे कौन है, क्या है, कितना दूर है. We could confirm कि पीछे कोई नहीं है. Then we could close the exit routes. We closed the exit routes, and before, I won't call it a crossfire. Crossfire is from both sides. We didn't let them touch their weapons. The entire firing was just from our side, and one-sided operation. All 3 of them slain. Wow, great. That would have been, you would have felt super accomplished after that? Yes, it feels like accomplishment, but the task was not done. We were out there in the minefield, in the visibility of the enemy. You have to keep your head straight, and you have to carry these dead bodies back to your, Okay. for the forensics as well as for the official and procedural requirements. Okay. A dead body weighs 3 times, and you have to carry them. You are not carrying a stretcher there in the minefield. How we carried it back there, weather gods with the again, landmines, you don't Yes. know. It's With my God. with man-made as well as natural obstacles there. Weather gods again not kind, drizzling, pouring. It was an absolute downpour. Aya. Finally, we were able to get the last person in. The fear here is like the tail might come in from a different direction. We might not apprehend. So you cannot be omnipresent. So that is where you have to train your team. You have to trust your team. You have to imbibe that sense of confidence in them कि भाई यहाँ से ये हो सकता है. So you have to be prepared for such a circumstance. You have to make them aware of the lay of the ground, which cannot happen theoretically. आपको बार बार जाना पड़ेगा कि it is like muscle memory to you. You So know. yes, that's where I still give my hats off to those boys who had confidence in them, who gave me that confidence कि despite being stretched out and such varied informations coming to us, we can pull this off. We pulled it off, but How then again, many people were there in the team? there were 3 teams in this, ma'am, and each team approximately, depending on the task, 8 to 12. So we Okay. had 3 such teams. So one team was able to get a face off, and the militant crossed me, the first one, just about 15 meters from my side. Okay, and you So shot. I did not. I knew because I am not supposed to. I have to Okay. wait for the last person and get a confirmation. Okay. Once he is in, I should ensure that he is not out. We'll only fire when we have a confirmation that nobody else is there, when we have trapped all of them. Otherwise, you can get the fire from that person who's not visible. Who is not visible, or probably somebody who's coming as a tail. As a It's team. a typical modus operandi. Okay. So how long you wait for then confirm that because you got in for 4, so you It's got not just all time. 4. Yeah, it is not just time based. The information was of 4. हमने अपने अभी you cannot confirm that from the ground sources. Now you have to depend on the technology part. So चौथा नहीं आया है, but you have to cover your 6. So one particular portion of my team is covering our 6, and we have boxed them in, confirmed with the drones that उसके पीछे कोई आने का नहीं है. So it could be any reason कि चौथा बंदा आया नहीं हो for any XYZ reasons, and जो 3 आ गए हैं उसको वो दोबारा नहीं जाएंगे. नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे. तो फिर फाइनली जब आपने ये तीनों को यू किल देम, द फोर्थ वन केम लेटर. नो, there was no fourth one. उनको Apparently अच्छा, देयर वाज नो फोर्थ there वन. was no fourth one. ओके, माय गॉड, सच आर द Yes, the dilemma. एंड ऑल्सो ये भी है कि यू कैन नॉट किल अ पर्सन हु इज अ innocent civilian. Yes, That they also were armed. ये भी हाँ, They were only armed if they are with a armed. malified intention, carrying much more armament and munitions.
they were carrying narcotics and rations for sustenance, but they had come here to sustain and stay. Stay for long haul के In लिए. that area, nobody comes for a picnic. Yeah. You're coming onto somebody else's land with a weapon and so, with a malified intention. So you'll have to meet your fate. Yeah, वो तो है. Even it's not just this. One is that you have to distinguish between because when these militants when they come in the garb of civilians. They Yes. also do not want to be identified quickly. So that is also a challenge with army. That who's the militant, who's a civilian, who's the innocent. You have to identify that. Second, that would be they are given shelter by the people. So that also, you have, there are innumerable challenges that you face, and you finally. Yes, it's a challenge and it's an ever evolving thing. जो अगर मैं अपने टाइम का बता सकता हूँ, जैसे आपने बोला, द एनिमी साइड स्पेशली पाकिस्तान के साइड में मैंने देखा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल और जो आपके डिफेंसेस के बीच में इंडिया में देयर इज नो नॉर्मल सिविलियन हैबिटेशन. उनके साइड में होती है. Okay. They use civilians as a shield, as a cushion, and as a launch pad. Oh my God. So it's again a constant challenge. इसलिए our surveillances, our close recce's, our profiling of the villages and the civilians there, and the ground input and the intelligence. This is where we have to, we have to collaborate all inputs that are coming to us and take a wise and justified decision. Justified, the time might tell. So it's an uphill task. It's an ever evolving task. We cannot rely on what the input our predecessor might have passed on to us. They are also evolving. They are also assessing us. वो भी हमको notice कर रहे हैं, observe कर रहे हैं कि हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कहाँ से निकलते हैं, कहाँ से हमारा इन और आउट होने का गेट है, किस टाइम पे जाते हैं. आपने किसी तरह की यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करी, आप पे काउंटर आएगा एंड द प्राइस विल बी वेरी वेरी हैवी. Beheading is one thing that I just mentioned. Now, after so many exercises, so many operations, so many years of rough terrain and challenging terrain, now you are now in a civil world, in the corporate. Don't you miss that excitement of army life? Yes, I do. That adrenaline rush जो आपको वहाँ मिलता था, वो नहीं मिल सकता. And that affection and the bonhomie and the camaraderie of the troops, of the men that I have served with, that cannot be replicated anywhere. But I always carry the ethos and the values the army imbibed in me, and I'm part of an organization which values such such moralities and such ecosystems, and they are always looking forward to foster that. Yes, I do miss those times, but this is where I am right now. Yeah, they say that an army man fights and kills for the soldier next to him. Yes, that is what, and इसके कारण the togetherness and that feeling of being one as a family, that feeling is something, I think it is unparalleled. कहीं पर भी ये feeling नहीं आएगी. मतलब कोई भी organization में जो patriotic thing और वो जो brotherhood वाली feeling होती है, yes, जिससे कि आप लोग एकदम tied up हो, because एक सोल्जर दूसरे सोल्जर के लिए अपनी जान तक दे सकता है, yes, yes. इससे ज़्यादा अल्टीमेट सैक्रिफाइस हो नहीं सकता. इससे बड़ा सैक्रिफाइस हो क्या सकता है. तो ये जो फीलिंग है, मुझे नहीं लगता ये आपको, मतलब ऑफकोर्स ईथोस होंगे, वैल्यूज होंगे, कहीं पे भी आपको मिलेगा वो ज़रूर उनके. yes, definitely. लेकिन ये वाली जो है ना कि साहब मैं आपके लिए तो जान भी देने को तैयार हूँ, ये कौन और कहाँ आपको. That is to be earned अभी, एंड वहाँ पे मोडालिटीज़ एंड द रिक्वायरमेंट एक जगह और एक सिचुएशन की जो होती है, उसके हिसाब से आर्मी इज फिटिंग द बिल. यहाँ पे द स्टेक्स आर नॉट वेर इन यू हैव टू पुट योर लाइफ और एनीथिंग एट रिस्क. So I believe in either of the organizations, my past and my present, both in their set of circumstances are doing a very very justifiable job. So I need not put my life at stake for any of my tasks. I am not required to. There won't be a situation like that. Yeah. So whenever there's a situation there, when I was in the army, the situation accorded and we fulfilled.
What is one leadership quality which you imbibed from the army, which will forever stay with you? It's not one, first of all, and it's kind of still evolving, and it's something looking at things from a broader perspective. That's I have been trying to carry on still here in my professional and personal life both. That factor of empathy, like you have to, that ability to think from the other person's perspective, that has helped you in my service days, not just to have a effective administration of the troops that I was entrusted with, but also in operational scenarios to understand the enemy and their patterns also. So I have been guided well, I've been nurtured well. So I thank my predecessors and my leaders who have been there in the army and in the present one as well. So this perspective is something very valuable to me. It has made me understand things from a broader perspective, broaden my horizons, and become a wiser and a much calm man. Yeah, I can see that you are actually quite a composed person, and sometimes I am also wondering how did you be in the infantry, but composure is as much important because split second decision लेनी होती है आपको, and that time you have to be composed. Yes. Thank you so much, Vivian, for coming by. मज़ा आया आपसे बात करने से. Thank you for having me, ma'am. बहुत जो आपकी स्टोरीज हैं काफ़ी इंस्पायरिंग है, एंड आई होप दोज हु आर लिसनिंग. एक तो मैं ये पॉडकास्ट के थ्रू दो चीज़ें बताना चाहती हूँ. एक तो ये कि आप आर्मी व्हाट ऑल डज इट डू टू कीप द कंट्री सेफ. It is true that you all are being paid for it, but everyone is being paid for what they do. But this kind of service is distinct, and it's actual service, the service which you do even at the stake of your own life, which is remarkable. And दूसरा कि जो aspirants हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो अगर patriotic हैं और वो चाहते हैं कि they are ready to sign for this challenging kind of life, if they have it in them कि नहीं मुझे सेवा करनी है, तो ज़रूर आएँ. And कि आपने although every day for 10 years you had a life and death situation, but yet you miss the army. तो मैं यही बताना चाह रही थी कि every day you had this, but अभी भी like वो जो feelings और मतलब you're missing it, which means there was something about it despite its challenges of life. Absolutely, it's a calling. It's a calling. So this is what I want to tell all the aspirants कि although it's challenging, it is risky, but there is a mojo, मतलब वहाँ पर एक जो मज़ा है, वो जो जज्बा है, वो कहीं आपको कोई और सर्विस और कोई और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करके नहीं मिलेगा. Yes, definitely. It cannot be measured. It is not something which is tangible, and there is no combination of alphabets or sentences which can describe it fully. It cannot be inherited. You just have to earn it. Yeah. So yes, that was one unique experience, and I'm glad I could do that. Thank you for your service to the nation, Vivian, and My pleasure. thanks It was for worth coming. it, man. Thank you so